Hi, this is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS 365. एज यूजुअल आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया की खबरें विद रेस्पेक्ट टू आर एग्जाम। यानी कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है उसका स्टैटिक पार्ट, उसका एनालिसिस पार्ट, हम सारे डायमेंशंस कवर करते हैं, ताकि अगर एग्जाम के दौरान कोई भी ट्रांजिशन या कोई भी पैटर्न चेंज होता है एग्जाम का, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक्स की। आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, यानी फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बट पहले कवर करेंगे हम आज के टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्ट जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिले और आप भी लेक्चर का भरपूर फायदा उठा पाएँ। जिनको रिवीजन के लिए पीडीएफ या पीपीटीएक्स चाहिए वो यहाँ पर GS365 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लेक्चर के बाद मिलने वाली पीडीएफ से अपना रिवीजन इजीली कर पाएँ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने 15 अगस्त का त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस का पर्व सेलिब्रेट किया है। उन्हीं संकल्प और मूल्यों के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने उन मूल्यों को अपने लक्ष्य में रखा होगा, संजोए रखा होगा, ताकि आप भारत के बेहतर भविष्य की नींव रख सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट के टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है आइडिनोला साइकाइजेंसिस। ठीक है, साइकाइजेंसिस, इसके बारे में जानेंगे क्या है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो अभी पहचाना गया है। इससे क्या होता है, क्या क्या इसकी खासियत है और इसका कहाँ प्रयोग होता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है भागीरथी इकोसिस्टम। इसको जानेंगे भागीरथी इकोसिस्टम क्या है और यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे, सो नो नीड टू वरी, जस्ट कुर्सी की पेटी बांध लो और वेट कीजिए न्यूज़ जब आने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पशु एंड पुल ट्रांजिशन। ठीक है, इसको भी देखेंगे क्या है ये पशुनी पुश एवं पुल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तातो जल विद्युत परियोजना, एल्डर्स ग्रुप एक पहल है, श्रेष्ठ पहल, इसे जानेंगे यह क्यों चर्चा का विषय बना, कब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, तो सब कुछ हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एक हमारा न्यूज़ है अपार आईडी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी कि सेमीकंडक्टर एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है। जियो पॉलिटिक्स के कारण सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है न्यूज़ में रहने का। नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार ने गंभीर आरोप में 2 सिद्धि के मामले में OCI कार्ड के नियमों को सख्त कर दिया है। यानी जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को जो कार्ड दिया जाता है उसको, उससे संबंधित नियम कानून थोड़े सख्त कर दिए गए हैं। जानेंगे कौन कौन से कानून हैं, क्या फ़ायदे होते हैं OCI कार्ड के। ठीक है, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ के साथ, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा ही फर्स्ट न्यूज़ हमारा है आइडियोनेला साकाइएंसिस। क्या है, शोधकर्ताओं ने आइडियोनेला साकाइएंसिस नामक बैक्टीरिया की पहचान की है जो पीईटी को विघटित कर सकता है। पीईटी क्या होता है, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट। दोबारा सुन लीजिए, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट लिखा हुआ है, पॉलीथिलीन टेरिफ्थैलेट। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, इफ यू कैन डू इट तो यू कैन डू इट ओन। ठीक है, यानी कि विघटित कर सकता है। यह क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यह एक बैक्टीरिया है जिसमें जापान में प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग प्लांट के पास खोजा गया है। यानी कि यह क्या है, यह एक सिंपल सा बैक्टीरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कहाँ मिला है, जो मिला है जापान में प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल प्लांट है एक, उसके पास इसको देखा गया है, पाया गया है। यह विशेष प्रकार के एंजाइम उत्पन्न करता है जो पीईटी को पर्यावरण के लिए हानिकारक घटकों में तोड़ देते हैं, जिन्हें यह बैक्टीरिया बाद में आहार स्रोत के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि अब समझिए न्यूज़ ये थी कि शोधकर्ताओं ने यानी वैज्ञानिकों ने आइडियोनेला साकाइएंसिस नामक बैक्टीरिया की पहचान की है। इसका काम क्या होता है, यह पीईटी को क्या करता है, ब्रेक कर देता है बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब समझिए पीईटी क्या होता है। पीईटी का जो अधिकतम प्रयोग हम देखते हैं बोतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और फूड पैकेजिंग वाला जो इंडस्ट्री है वो पूरा पीईटी का प्रयोग करता है। ठीक है, तो पीईटी के बारे में थोड़ा समझ गए आप कि पीईटी क्या होता है। पीईटी क्या है, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट है, जिसका प्रयोग बोतल के निर्माण करने में तथा फूड पैकेजिंग में किया जाता है।
ठीक है। थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना कि बैक्टीरिया कहाँ पाया गया है। यह बैक्टीरिया जापान के एक रिसाइकलिंग प्लांट के पास पाया गया है। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम उत्पन्न करता है जो पीईटी को पर्यावरण के लिए हानिकारक घटकों में तोड़ते हैं। ठीक है, और उन्हें यह बैक्टीरिया आहार के रूप में क्या करता है, खा लेता है, उनको नष्ट कर देता है। समझ लीजिए। तो इसका हम क्या महत्व समझ सकते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, या फिर आज के दौर में इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। अगर हम महत्व की बात करें तो आप समझिए कि प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसका उपयोग से हम प्लास्टिक को दक्ष और विशाल जैव अपघटन प्रणालियों में के विकास के इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है उसके अपघटन के लिए हम इस बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ावा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो ठीक है, तो आप याद रखेंगे न्यूज सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाम किसे संबंधित है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है, आप डिफाइन कीजिए। ठीक है, दूसरा कैसे आ सकता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्लास्टिक यूज है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए अलग अलग संधियां, अलग प्रकार के नियम कानून लाए जा रहे हैं, बट फिर भी एक प्रभावशाली कटौती नहीं देख पा रहे हैं हम। ठीक है, बट इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग के साथ साथ उसको कम कर सकते हैं। यानी कि अब बैन हो गया, साथ के साथ जो एग्जिस्ट करता है प्लास्टिक उसको भी यह रिसाइकल कर सकता है, क्योंकि यह आहार के रूप में पीईटी को खा लेता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भागीरथी इकोसिस्टम जोन। भागीरथी इकोसिस्टम न्यूज चर्चा में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने आगाह किया है कि भागीरथी इकोसिस्टम जोन में 4 धाम 12 माह सड़क चौड़ीकरण परियोजना से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है साहब, तो न्यूज में क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया है कि जो भागीरथी इकोसिस्टम है, इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर 4 धाम जो 12 मासी योजना है, एक योजना चल रही थी सड़क चौड़ीकरण की योजना। 4 धामों को जोड़ते हुए जो सड़क है उसको चौड़ी करने की योजना थी। तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि उस योजना से, जो हम बात कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण योजना, उस योजना से जो इको सेंसिटिव जोन है भागीरथी का, उस पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है पर्यावरण के रूप में। ठीक है साहब, क्लियर। थोड़ा जानेंगे कि जो भागीरथी सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है, वह क्या है। ठीक है, तो पहले आप समझिए ठीक है, तो पहले आप समझिए कि जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, उस मंत्रालय के द्वारा 2012 में क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया है कि, और तब 2018 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या किया गया है, विस्तार क्या क्या है, इसका विस्तार है, इसमें गौमुख से उत्तरकाशी तक 4179 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया था। हम बात कर रहे हैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को, जिसे 2012 में लिस्ट किया गया था कि इको सेंसिटिव जोन है। उसके बाद 2018 में कुछ संशोधन हुए और फिर से बताया गया कि कौन सा क्षेत्र भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया था। अगर हम विस्तार की बात करें कहां से कहां तक यह पड़ता है, तो बेटा गौमुख से उत्तरकाशी तक पड़ता है और लगभग 4179 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें जो ZMP है, जोनल मास्टर प्लान के द्वारा किया गया, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा वाटरशेड दृष्टिकोण के आधार पर जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार दिया गया था। राइट, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, इसमें वन हो गए, वन्यजीव हो गए, उनके लिए प्रमुख क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो, अब मुझे क्वेश्चन ये था मेरा कि ये तो हो गया 2012 में इसको सूचित किया गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, दोबारा सुन लीजिए, किस अधिनियम के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं। सिंपल सुन लीजिए, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन, ESZ, एक मिनट, इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं, बताइए, कोई मुझे बता पा रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन डू सो। चलो मैं बता रहा हूँ, यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। तो सिंपल साहब मैं पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। किस तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1980
1996। ठीक है, इसके तहत इसे घोषित किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, राइट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है, आ जाओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुश एवं पुल ट्रांजिशन क्या है। तो पुश एवं पुल ट्रांजिशन क्या है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीएल लिमिटेड लेन देन में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में पुल ट्रांजैक्शन को बंद कर सकता है। तो पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है, पुल ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है कि अभी पहले समझिए कि वर्तमान में एनपीसीआई है क्या। ठीक है, तो यह जो एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है यूपीआई, जो पुश एवं पुल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन करता है। इसी के लिए यह कह रहा है कि भविष्य में एनपीसीएल क्या कह रहा है कि हम पुल ट्रांजैक्शन को बंद कर देंगे, पुश को रखेंगे। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जो पुल और पुश दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शन में बात करता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अब थोड़ा समझेंगे कि पुश और पुल ट्रांजैक्शन होता क्या है। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं पुश ट्रांजैक्शन की, तो यह भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए फंड प्राप्त करता है क्यूआर कोड को स्कैन करके या यूपीआई आईडी दर्ज करके शुरू किया जाता है। यानी कि जो हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं कि हमने क्यूआर स्कैन कर लिया, सॉरी है ना, क्यूआर कोड स्कैन किया या फिर यूपीआई आईडी प्राप्त करके डाल के पेमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं पुश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो एनपीसीआई कह रहा है कि हम पुल ट्रांजैक्शन को बंद करेंगे, पुश वाले को रखेंगे। यानी कि आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, पेमेंट आप कर देंगे, ये आपका रहने वाला है। बट जब हम बात कर रहे हैं पुल ट्रांजैक्शन की, तो यह लेन देन फंड प्राप्तकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें भुगतानकर्ता द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या दर्ज करते ही ट्रांजैक्शन स्वीकृत हो जाता है, उदाहरण के लिए चेक, डेबिट कार्ड, ईटीसी। ठीक है, तो भविष्य में इन जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस को क्या करने वाला है, एनपीसीआई बंद करने वाला है। लाइक एग्जांपल आपके सामने है चेक या डेबिट कार्ड। ठीक है, यानी कि जब फंड का ट्रांजैक्शन प्राप्त करने वाले को, जैसे मैं हूं, मुझे पैसे प्राप्त होने थे और मैं फंड का ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं, तो वह होगा पुल ट्रांजैक्शन। जब जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करने वाला है, जैसे कि मुझे किसी को देना है और पेमेंट मैं इनिशिएट करता हूं, तो वो होता है पुश ट्रांजैक्शन। मुझे प्राप्त करना है और मैं पेमेंट इनिशिएट कर रहा हूं, तो क्या है, पुल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पुल ट्रांजैक्शन को, इस वाले ट्रांजैक्शन को एनपीसीआई बंद करने वाला है भविष्य में, ये कह रहा है वो। ठीक है, चलो क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है तातो जल विद्युत परियोजना। तातो जल विद्युत परियोजना हाल ही में आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण क्या कर दिया, मंजूरी दे दी है। जब हम बात कर रहे हैं तातो विद्युत परियोजना की, तो उसकी स्थापित क्षमता कितनी है बेटा, 700 मेगावाट की क्षमता है। उत्पादित ऊर्जा कितना करेगा, 2738 मेगावाट यूनिट करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड एनईपीसीओ और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से इसे किया जा रहा है। यानी कि यह पीपीपी बेस्ड मॉडल है, एक कंपनी है एनईपीसीओ, साथ ही साथ कौन शामिल है, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसी संबंधित एक और परियोजना चलती है जिसे बोलते हैं सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना आप याद रखेंगे। सुबनसिरी जल विद्युत सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, इसे आप याद रखेंगे। और यह क्यों याद रखनी है आपको, यह क्यों याद रखनी है आपको, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी, ठीक है सर, क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, सुबनसिरी नदी पर है, आप याद रखेंगे। और यह है अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम की सीमा
पर है। ठीक है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की हम बात कर रहे हैं और यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और इसका एक और नाम है, इसे बोला जाता है रन ऑफ द रिवर। क्या नाम है इसका? रन ऑफ द रिवर। एक और नाम है इसका रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर इसका नाम है, एक और नाम है रन ऑफ द रिवर। ठीक है साहब, तो ये हमारा हो गया आज के सेशन के लिए एक और न्यूज़। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है एल्टर्स ग्रुप। एल्टर्स ग्रुप क्यों चर्चा में है? तो एल्टर्स ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं ने पहली बार गाजा की स्थिति को स्वरूप लेता नरसंहार कहा। ठीक है, तो एल्डर्स ग्रुप चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एल्डर्स ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं ने पहली बार गाजा की स्थिति को लेकर स्वरूप लेता नरसंहार अनफोल्डेड जेनोसाइड कहा। अनफोल्डेड जेनोसाइड कहा। एल्डर्स ग्रुप क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी अगर बात करें हम, तो एल्डर्स ग्रुप को 2007 में नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्र वैश्विक राजनेताओं के समूह के रूप में स्थापित किया था। यानी कि 2007 में नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इस ग्रुप को स्थापित किया था। विजन क्या था? इस ग्रुप का विजन था कि एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां पर लोग शांति से रहें, ठीक है, न्याय मिले, उनको मानवाधिकार मिले, संसाधन विकास हो। ठीक है, इस तरह का विजन के साथ इस ग्रुप को स्थापित किया था। और मिशन क्या था कि जो विश्व के नेता हैं उनके साथ क्या करना है, कूटनीति के रूप में और जन समर्थन के रूप में उन नेताओं को एक साथ लाने के लिए इस ग्रुप को स्थापित किया था। ठीक है, जो एल्डर्स टीम है वह कहाँ पे स्थित है? एल्डर्स टीम कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है। लंदन में स्थित है, राइट, क्लियर पॉइंट। और यह एल्डर्स ग्रुप की सहायता करती है। और दोबारा सुन लीजिए, एल्डर्स ग्रुप क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एसएससी जाना जाता है अपने अनप्रेडिक्टेबल और खराब क्वालिटी के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो एसएससी के क्वेश्चन होते हैं जीएस के हमेशा खराब, तो हम छोड़ कुछ नहीं सकते, जो न्यूज़ में है वो आपको पता होना चाहिए। तो एल्डर्स ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। एल्डर्स ग्रुप ने गाजा पट्टी पर जो हुआ है उसके नरसंहार को पहली बार नरसंहार की संज्ञा दी है। और इस ग्रुप को स्थापित किया गया 2007 में नेल्सन मंडेला के द्वारा। और उद्देश्य क्या था, विजन क्या था, कैसे विश्व का निर्माण करें जहां पर लोग शांति से रहें, उनको न्याय मिले, मानवाधिकार मिले। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, आजा भाई, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है श्रेष्ठ पहल। श्रेष्ठ पहल के बारे में जानेंगे, कब से चर्चा में हुआ, क्यों विषय चर्चा को बना हुआ है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक सेकेंड राजा भाई, ठीक है, ने राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक का शुभारंभ किया है। तो बेटा ध्यान रखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। ठीक है, क्या है? एक रेगुलेटरी सूचकांक है यह। इसका उद्देश्य क्या है? यह राष्ट्रीय औषधि विनियामक व्यवस्थाओं को मानकीकृत और मजबूत करने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। तो कैसी पहल है? कि राष्ट्रीय औषधि जो उसकी जो रेगुलेटरी व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने के लिए और मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। यानी कि जो भी नेशनल मेडिसिन हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई है जिसे हम बोल रहे हैं श्रेष्ठ पहल के रूप में। ठीक है, इसका आशय क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। यानी क्या है? यह एक क्या है? इंडेक्स है बेसिकली, जहां हम क्या करेंगे? मापेंगे, मानक तय करेंगे। ठीक है, यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पहल है। तो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है? तो यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है? कि जो देश भर में राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण हैं उनके प्रदर्शन में सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाएं सुरक्षित हों, उनसे जुड़े हुए गुणवत्ता से संबंधित जो मानक हैं वो निरंतर क्या हो? पूरे किए जाएं। ऐसा ना हो कि जो क्वालिटी है वो खराब हो। जैसे कि अभी आपने रिजल्ट देखा था कुछ टाइम पहले, पैरासीटामोल की खेप को रिजेक्ट कर दिया था, है ना, क्योंकि वो औषधि के जो मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहे थे। तो रेगुलेटरी चेक बैलेंस के लिए इस पहल को स्टार्ट किया गया है। तो इसके आधार पर किन प्रश्नों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट मानव संसाधन, दूसरा अवसंरचनात्मक व्यवस्था, लाइसेंसिंग गतिविधियां क्या रहेंगी, है ना, निगरानी व्यवस्था कैसी है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस प्रकार की है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर इस सूचकांक को तैयार
किया जाएगा। बेसिकली बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। तो स्टार्ट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है अपार आईडी। अपार आईडी क्या है? बेसिकली कि सीबीएसई जो है उसने कक्षा 9 और 11th के लिए पंजीकरण व्यवस्था और 2026 की बोर्ड की परीक्षा से पहले 10th और 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 अंकों का एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, सुन लीजिए फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले लिस्ट बनाने के लिए आपको एक अपार आईडी चाहिए ही चाहिए, आपको अपार आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अपार आईडी होती क्या है? बेसिकली अपार आईडी को स्टार्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू एनईपी पॉलिसी 2020 के अनुरूप थी। ठीक है, और इस उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया था वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के उद्देश्य के साथ। आजकल आपको पता है कि मोदी जी एक मुहिम पर है कि वन नेशन वन ग्रेड, वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन ग्रेड, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसी मुहिम में इसको भी जोड़ दिया कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। किस मंत्रालय की पहल है? तो सिंपल सी बात है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो विद्यार्थी हैं उनको विशिष्ट पहचान दें और उनकी जो शैक्षणिक उनकी योग्यताएं हैं, चाहे डिग्री की बात करें चाहे हम डिप्लोमा की बात करें, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएं। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जो देश भर में विद्यार्थियां हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आसानी से या सुलभ तरीके से हर जगह क्या सके वो पहुंचा सकें और सुलभ तरीके वो उनको क्या कर सकें, अवेलेबल करा सकें, अपने डॉक्यूमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर रख सकें। ठीक है साहब, तो बहुत ही छोटी सी न्यूज़ थी, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम शायद कुछ आए ना, बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि अपार आईडी है क्या। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। चर्चा में क्यों है? इस परियोजना को ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में की जाएंगी। मंजूरी के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या 6 में से 6 राज्यों में 10 हो गई है। यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो टोटल परियोजना है वो 10 हो गई हैं और टोटल कितने स्टेट है? 6 राज्यों में स्टार्ट हुई है, 6 राज्यों में स्टार्ट हुई है और 10 परियोजना स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि 10 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है साहब, बात करते हैं इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। तो 2021 में 76,000 करोड़ के इन्वेस्ट के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य क्या है कि देश में जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है उसको तैयार करना, डिस्प्ले निर्माण करना, चिप डिजाइन में निवेश करना, यानी कि रेगुलर क्या कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना। इस उद्देश्य के साथ हमने इसे स्टार्ट किया गया था। यानी कि पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम हमें बनाना है सेमीकंडक्टर का, ताकि भारत वर्ल्ड लेवल पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सप्लाई चेन है उसमें काउंट हो सके, अपने आप को स्थापित कर सके। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है ये आपको पता चल गया? ठीक है, तो मुझे बताइए कि सेमीकंडक्टर प्लान है ISM के तहत, यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा? कौन कौन सी योजना है? सबसे फर्स्ट नाम आता है सेमीकंडक्टर फैब्स योजना। सेमीकंडक्टर फैब्स योजना, इसमें क्या हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर फैब्स इकाइयों की क्या होगी, स्थापना की जाएगी और 50% तक वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरा हमारा दूसरी योजना चलाई थी डिस्प्ले फैब योजना। डिस्प्ले फैब योजना क्या, यहाँ भी इकाई स्थापित करेंगी और 50% तक जो वित्तीय सहायता है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं एक और दूसरा योजना है डिजाइन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, DLI योजना, जहां पर क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर के लिए स्टार्टअप्स हैं और MSMEs हैं उन सबको क्या करना है, जो चिप डेवलप करनी है उसके लिए रिसर्च करनी है, विभिन्न चरणों के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना। ठीक है साहब, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया सेमीकॉन। सेमीकॉन कार्यक्रम किया क्या है, यह ISM के माध्यम से क्रियान्वित होने वाला प्रमुख कार्यक्रम, जहां पर हम देखते हैं नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रीज लिस्ट हैं, ठीक है, और नीति निर्माता हो गए, शिक्षाविद हो गए, स्टार्टअप्स वाले हो गए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर क्या करना, प्रैक्टिकल चीजें दिखाना या उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया, इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ सेमीकॉन कार्यक्रम की। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, क्या महत्व है इस मिशन का, मैं बात कर रहा हूँ ISM मिशन का क्या महत्व हो सकता है। तो आप सभी को पता है कि जो सेमीकंडक्टर है वह की फैक्टर है। जब हम बात करते हैं EV व्हीकल्स की, हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें यूज होते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है। तो भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार की जो मांग है
उसको पूर्ति करने के लिए एटलीस्ट लगभग डिमांड है इस बाजार में 2030 तक। एक डाटा है कि जब कह रहे हैं कि 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो दूसरा, इससे क्या होगा कि जब हम खुद डेवलप करेंगे, खुद का इकोसिस्टम बन जाएगा, तो जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर्स की, जो जिसमें की प्लेयर हैं ताइवान, की प्लेयर हैं चीन, की प्लेयर है अमेरिका, तो इन सब पे थोड़ी डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, जिससे अगर वैश्विक लेवल वर्ल्ड लेवल पे कोई भी जियोपॉलिटिक्स होता है, कोई गेम होता है, तो उससे जो वैश्विक लेवल की जो व्यवस्था है वो चकनाचूर हो जाएगी, और जिससे हमारे देश पर उसका इफेक्ट कम से कम होगा। लाइक अभी देखिए जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, छोटा सा एक लगा था कि बहुत जल्दी सिमट जाएगा, रूस और यूक्रेन का वॉर, इसराइल और ईरान का हो गया, बीच में अमेरिका कूद गया है ना, सीरिया में हो गया खेल, है ना। तो ऐसी चीजें होती जा रही हैं। ताइवान, चाइना और अमेरिका ये की प्लेयर हैं। इधर से ताइवान के पास ताइवान को वो कह रहा है कि तुम मेरे हो, तुम तो सिर्फ मेरे हो, है ना। तो ऐसा कुछ चीन ने कर दिया तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो वैश्विक स्तर पर जो मूल्य हैं चिप के, एक तो शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज होगी तो मूल्य बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब मूल्य बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगी, अनस्टेबिलिटी होगी। और दूसरा, जो ईवी व्हीकल्स हैं उनकी जो हम चाह रहे हैं कि पहले से वो महंगे हो रहे हैं और पहले से उनकी एडेप्टेशन में दिक्कत है, उनको क्या कर रहे हैं हम, और संकट में वो आ सकती है इंडस्ट्री। इसलिए अगर हम इकोसिस्टम भारत में तैयार करते हैं तो वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पर होने वाला कोई भी जोखिम उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बात की प्लेयर ताइवान की, तो आपको बता दूं कि विश्व लेवल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 60% जो योगदान है, वो 60% जो योगदान है वो अकेले ताइवान का है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, पूरा 60% पूरा मार्केट, आधे से ज़्यादा मार्केट उसके कब्जे में है। अगर ताइवान को कुछ होता है कल को, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्र सरकार ने गंभीर आरोपों दोषसिद्धि के मामले में ओसीआई के कानूनों को क्या कर दिया है, थोड़ा सख्त कर दिया है। किसने किया, केंद्रीय मंत्रालय ने। किसमें चेंज किया है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D के तहत इसे चेंज किया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओसीआई कार्ड क्या होते हैं। ओसीआई कार्ड क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई, पहली चीज कब जारी किया गया था, तो इसे जारी किया गया था 2015 में, ठीक है। सॉरी 2015 में तो चेंज नहीं हुआ, इससे जारी किया 2005 में, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड को लाया गया था 2005 में। कब लाया गया बेटा, 2005 में ओसीआई कार्ड को लाया गया, और नागरिकता अधिनियम के माध्यम से इस योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। यह लिखा हुआ तो है, संशोधन के माध्यम से शुरू हुआ, हाँ, ठीक है। 2005 में पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन पीआईओ कार्ड योजना को ओसीआई के साथ मिला दिया गया, और सभी पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया। ओसीआई कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, यह राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो सिंपल समझ लीजिए, ओसीआई कार्ड योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से शुरू किया गया था, ठीक है। हालांकि 2015 में ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड दोनों को मर्ज कर दिया गया, और यह मान लिया गया कि जो पीआईओ कार्ड धारक हैं वह ओसीआई कार्ड धारक भी है। दूसरा समझिए कि ओसीआई कार्ड धारक कोई भी, ओसीआई जो कॉन्सेप्ट है वह दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक अमेरिका जहां पे स्टेट और सेंटर लेवल पे अलग अलग नागरिकता दी जाती है, ना ही ये राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट है। इससे क्या लाभ होते हैं, तो भाई ओसीआई कार्ड धारक को पहले तो जो आजीवन वीजा है उसकी सुविधा उपलब्ध होती है, सिंपल सी बात है। यह भारत में कई बार आ जा सकते हैं। वास्तव में यह एक क्या समझ सकते हैं, इससे बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी अवधि के लिए ठहर सकता है, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर पंजीकरण कराने से इसे छूट मिलती है। दूसरा समझ सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें एनआरआईज के समान सुविधाएं दी जाती है, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट इन्हें मिलता है, ठीक है। अब फीडबैक ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि ओसीआई कार्ड धारक भारत में कोई भी कृषि या कोई भी बागान जैसी संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलो अभी बहुत डिटेल हो जाएगा कि किन किन को ओसीआई कार्ड दिया जाता है, क्या योग्यताएं हैं, क्या वृद्ध किया जाता है, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बता दूं क्या, चलो सुन लीजिए। लिखा हुआ शायद नहीं है, नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं पंजीकरण की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी योग्यता है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद वह भारत का नागरिक हो। ये 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बनने के लिए वह योग्य हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि या तो फिर दूसरा पॉइंट है कि उस क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा था, ठीक। उपयुक्त दोनों मामलों के तहत जो मैंने ऊपर बताए, है ना, जो भी मामले हैं इनके तहत आने वाले नागरिकों की संतानें, पोते या पोती, परपोती, कुछ भी होता है, नाबालिग बच्चा जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, या माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो वह ओसीआई कार्ड धारक होने के लिए क्या है, एलिजिबल रहेंगे,
ठीक है। और दूसरा आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक ऐसे हैं जिन्हें भारत सरकार OCI कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।